सभी विद्यार्थियों को मैं भगवान सिंह आपको नमस्कार करता हूं। जैसा कि आज हम एक नए कंसेप्ट के साथ बात करने जा रहे हैं। कंसेप्ट है हमारे कैरियर से संबंधित। थोड़ा सा कैरियर से संबंधित जो मैं बात करने जा रहा हूं उसकी थोड़ी बेसिक कंसेप्ट आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो ये कैरियर गाइडेंस जो प्रोग्राम है, जो कि कैरियर गाइडेंस पोर्टल के माध्यम से हमारी सरकार ने हमारे संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराया है और माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी इसको 6 फरवरी सन 2019 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। और ये पोर्टल हमें हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो 12वीं पास आउट है या 9 से 12 तक जो पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत सारा मैटर उसके अंदर उस पोर्टल के अंदर दिया हुआ है। हमें जानकारी के अभाव में हम लोग उस पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उस पोर्टल में बहुत रोचक जानकारियां हैं। जो कंपटीशन के क्षेत्र में जो बालक अपना कार्य देख रहे हैं या कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी वहाँ पर सूचनाएं हैं। अगर हम उन सूचनाओं को एक एक बार भी पढ़े तो आपके जो कंपटीशन के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आप 100% सफलता की ओर उसका रुख कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या हम किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए जब तक हमारे पास एक अच्छी योजना नहीं हो, एक अच्छा गाइडेंस आपके पास नहीं हो, जब तक उस योजना में आप सफल नहीं हो पाओगे। जिस प्रकार आप आपके घरों पर ही ले लो, आप एग्जाम्पल घर से ही मैं लेता हूँ आपका। जिस प्रकार हम कोई मकान का निर्माण करते हैं तो हम एक अच्छे इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं, फिर हम एक अच्छे कारीगर को हम ढूंढते हैं और कारीगर उस आपके मकान का निर्माण करता है और इंजीनियर समय समय पर उसको जांचता है। आप चाहो कि हम तो केवल कारीगर के भरोसे काम कर लें तो आपको लगेगा कि हो सकता है आपके उस मकान के अंदर सामान ज्यादा लग जाए। एक इंजीनियर के साथ अगर आपने उस मकान को बहुत अच्छे से बनवाया तो आपको बहुत सारी राशि का फायदा होगा और आप जो आपका जो मकान है वो भी कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी का बनके तैयार होगा। ये मैंने एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। मैं ये चाह रहा हूं कि जिस उद्देश्य के साथ हम इस लेसन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका उद्देश्य आप तक पहुंचे। जैसे हमारे 12वीं पास आउट जो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस साल 12वीं की परीक्षा दी है वो अगले इसी साल वो बीएसटीसी का एग्जाम देंगे, बीएसटीसी के साथ राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम देंगे और हमारे विद्यालय से या हमारे कॉलेजेस से निकले हुए जो बच्चे हैं वो पटवारी का भी एग्जाम देंगे। कई जो हमारे स्कूल से निकले हुए बच्चे जो पिछले साल के थे वो जो एसटीसी कर रहे हैं वो रीट लेवल फर्स्ट और जिन्होंने बीएड किया वो लेवल सेकंड का एग्जाम देंगे। तो एग्जाम के लिए बच्चों को क्या क्या तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आज आपके सामने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट लेकर आया हूं। इस कंसेप्ट में मैंने यहाँ पर 4 बातें लिखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 4 बातें क्यों लिखी है, 4 शब्द क्यों लिखे हैं। 4 शब्द लिखने के पीछे मेरी पूरी जो आपके पास जो मैं बात पहुंचाने जा रहा हूं उस बात का पूरा यहाँ पर सार लिखा हुआ है। जैसे आप 12वीं के बाद में आप सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, आप आपका एक लक्ष्य तय करते हैं। उस लक्ष्य तय करके और फिर क्या करते हो, फिर उस लक्ष्य पर क्या करते हो, योजना बनाते हो और फिर योजना के अनुसार आप उस कार्य को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हो। तो पुनः मैं वापस जा रहा हूं वहां पर। आप जैसे आपने 12वीं पास की या आपने बीए पास किया, बीए या 12वीं पास करने के बाद में आपको आपका एक ड्रीम्स होगा, एक सपना होगा कि मुझे इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य करना है। चाहे वो क्षेत्र चाहे कंपटीशन वाला क्षेत्र हो, चाहे और भी कोई से भी टेक्निकल आपका क्षेत्र हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या देखते हो, सपने देखते हो। और अपने कलाम साहब ने कहा कि सपना ऐसे देखो जो कि आपको नींद आने नहीं दे। तो सपना आप सबको देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सपने देखने के साथ साथ उन्होंने कहा, हमारे जो राष्ट्रपति जी थे,
कि आपको नींद आने ही नहीं देगा अगर आपने वास्तव में सपना देखा है। तो आपने सपने वाली बात मैंने आपको समझाई कि आप सपना देखें, ड्रीम देखें और ड्रीम को अमल में लाने के लिए आप लक्ष्य बनाएं। और लक्ष्य जब आप बनाओगे तो लक्ष्य को भी आपको गहराई तक जानना है कि जो मैंने लक्ष्य बनाया है इसकी क्या गहराई है, क्या मैं जो सपने देखकर लक्ष्य तक पहुंचा हूं इस लक्ष्य को तय करने के लिए या लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए इतनी मेरे में कैपेसिटी है या नहीं। कैपेसिटी वाली बात तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। आपने रामायण में देखा होगा कि हमारे जो हनुमान जी थे, हनुमान जी को लंका में जाना था और हनुमान जी वहां पर अपने आप को असमर्थ महसूस करने लगे। अरे कि भाई मेरे से तो क्या पता मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, इतना बड़ा समुद्र उसको लांग पाऊंगा या नहीं लांग पाऊंगा। तो लेकिन जामवंत जी ने उनको उनके बल को बताया और तब उन्होंने उस पूरे समुद्र को बहुत सेकंडों में उन्होंने उसको लांघने की विचार कर लिया और अपने लक्ष्य पर वो पहुंच गए। तो मेरे कहने का अर्थ है लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करें और लक्ष्य की गहराई तक आपकी सोच होनी चाहिए। इसके बाद में आती है योजना, प्लानिंग। जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, जब तक तो आसमान में पत्थर मारने वाली कहानी सिद्ध होगी। इसके बाद में लास्ट में आता है आपका मेहनत, और मेहनत भी कैसी होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी से तात्पर्य है आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हो, आप पटवारी के एग्जाम देने जा रहे हो, आप रीट की एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग पर ईमानदारी के साथ मेहनत होनी चाहिए, समर्पण रूप से, समर्पण भाव से। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग लिया, एक तो ईमानदारी का और एक समर्पण का। जब तक आपके पास ईमानदारी और समर्पण नहीं होगा, जब तक आप सफलता पर पहुंचे ये कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके से अब आप कहोगे सर मेहनत क्यों? अब मेहनत करने के लिए, ये आपने कहा कि मेहनत क्यों, कभी मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे आप जाते हैं, पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में और कंपटीशनों क्लासों में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेकर वो जो पुलंदा बांध देते हैं उस पुलंदे को लेके घर पे आते हैं और उसके अनुसार ही परीक्षा देते हैं। और जब परीक्षा देकर वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन है, हमको तो कोई मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि जिस मैटर को लेकर मैं परीक्षा देने जा रहा हूं उस मैटर में से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कहने का अर्थ इतना सा है कि कोचिंगें केवल हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें केवल रास्ता दिखाती है। तैयारी आपको करनी है। तैयारी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी समर्पण भाव से और ईमानदारी के साथ। अब मेहनत क्यों है, मैंने बताया कि आप मेहनत करोगे तो आपका भविष्य सुधरेगा। आपका भविष्य संवारने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले जब आप मेहनत तक आ गए कि भाई नहीं मुझे मेहनत बहुत अच्छे से करनी है, तो मेहनत अच्छे से करने के लिए जैसे आपका बीएसटीसी का लक्ष्य है तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपका राजस्थान पुलिस का लक्ष्य है तो आपको उसके लिए क्या करना है, जैसे आपके पास पटवारी का लक्ष्य है, पटवारी एग्जाम के लिए हमको क्या क्या तय करना है, जैसे आपका रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का जो लक्ष्य है उसके लिए आपको क्या करना है। तो उस पर आज मैं आपको चर्चा कर रहा हूं और इस चर्चा में आप अपनी जो नोटबुक और अपने पेन को साथ रखें। जो मैं कोई बात बताता हूं उसको आप लिखें। पुस्तकों के चयन पर बात आती है हमारी। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के साथ आपकी जो पटवार और राजस्थान पुलिस का भी स्तर इतना ही होता है। आप ध्यान दें इधर, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड पर आपको आप तैयारी करने जा रहे हो। आपने 4 बातें सीख ली कि आपने सपना देखा, सपने पर आपने लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य निर्धारित करके आपने प्लानिंग की, पूरी योजना बनाई और योजना के साथ आप मेहनत के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए। उसके बाद में आपको अगले स्टेप पे चलना है, पुस्तकों का चयन। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आपके पास जो जो भी मैटर है वो आपके पास है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं कि आप किस प्रकार के मैटर आपके पास रखें, किस प्रकार की पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर रीट की,
रीट L1 और L2 की मैं कॉमन बात कर रहा हूं। देखिए आपके पास कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक। अब देखिए कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें कौन कौन सी होनी चाहिए आपके पास। देखिए नंबर 1, जो L1 वाले विद्यार्थी हैं उनके पास तो कक्षा 1 से 10 तक की, कक्षा 1 से लेकर 10 तक की सभी विषयों की पुस्तक होनी चाहिए। जिन जिन विषयों का आपके उस पेपर में प्रश्न आने हैं, तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक की। अब आप कहोगे सर ये कक्षा 1 की पुस्तक लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। मेरा सीधा सीधा उद्देश्य ये है, क्योंकि हमारा जो L1 का जो रीट लेवल फर्स्ट का जो विद्यार्थी है वो टीचर बनके जब स्कूल में जाएगा तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के साथ वो अपना होमवर्क करता है। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की उस किताब के अंदर बहुत सारी ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस प्रकार पहले आया था कि राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जहां पर लोहे की टांगे पहुंच सकती है, और वो था आपका जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग से प्रश्न आया था, वो कक्षा 3 की पुस्तक में चलता था ये, और छोटी एग्जाम नहीं RS के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक की ऑल सब्जेक्ट की आपके पास बुक होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर हम इतनी बुक कहां से खरीद के लाएं, तो इसके लिए भी अपना जो RBSE की जो वेबसाइट है वहां पर आपको न्यू और ओल्ड बुक आपको वहां पर मिलेगी। और ये तो RBSE की बात की। NCERT की बुक अगर आप खरीद नहीं पाओ तो एक NCERT बुक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें और अपने अपने मतलब की जो पुस्तकें हैं उसको आप इंस्टॉल करके आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी पुस्तक को नहीं रट्टा मारना। आप ये सोचोगे गुरुजी ने बता दिया 1 से 12 तक की पुस्तकें खरीद लो सारी, नो। अब जैसे आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी की पुस्तक चाहिए 12वीं तक की। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको संस्कृत की चाहिए। आप गणित के विद्यार्थी हैं तो आपको गणित की पुस्तक चाहिए। तो ये पुस्तकें आपको अपने विषय के अनुसार होनी चाहिए। और L1 वाले विद्यार्थियों के लिए तो सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण कक्षा 10 तक की। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके गणित भी आता है, पर्यावरण भी आता है, GK का पोर्शन भी आता है, तो यानी सभी विषयों का मिक्सअप होता है। तो इसलिए वहां पर आपको सभी विषय की पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आप ई-कंटेंट के माध्यम से बहुत सारे ऐप है, दीक्षा ऐप है, वहां पर आपको बहुत सारी पुस्तकें वहां पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 11-12 की तो जो पुस्तकें हैं कक्षा 11 और कक्षा 12 की, जो L2 के जो विद्यार्थी हैं अपने अपने विषय की 11वीं और 12वीं की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो अपने राजस्थान बोर्ड की हो या NCERT वाली हो, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप यहाँ पर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर दूसरा आता है हमारा मनोविज्ञान का। ये तो हमने हमारी जो पुस्तकों की बात की, जो कि एक कंपटीशन वाला विद्यार्थी उसके पास ये चीजें होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहा हो। कक्षा 1 से 12 तक की RBSE और NCERT की आपके पास पुस्तक होनी चाहिए। नंबर 2, हमारा विद्यार्थी जब रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की जब एग्जाम में जाता है तो वहां पर मनोविज्ञान से बहुत सारे प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। और मनोविज्ञान के लिए हमारे मार्केट में बहुत सारी गाइडें आ रही है। मेरा ये मानना है आप गाइड आपके पास रखें, मैं उसके लिए बिल्कुल कतई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। आपने देखा होगा समय समय पर बहुत सारे प्रश्न को वो दूसरा मान लिया जाता है आपकी गाइड में, उसका आंसर दूसरा होता है। तो आप इस प्रकार की पुस्तकों का चयन करें जो कि ऑथेंटिक हो, सरकारी हो, जिसको लेकर आप अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रख सके। तो ये जो कक्षा 11 और कक्षा 12 RBSE यानी अपने राजस्थान की और NCERT, ये पुस्तकें हैं, यानी दो, एक तो 11वीं की है, एक 12वीं की है।
तो 2 पुस्तक तो RBSC की हो गई और 2 ही पुस्तक किसकी हो गई, NCERT की। आप इन पुस्तकों को लें और मनोविज्ञान को इन पुस्तकों ने इतने सरलता से समझा रखा है, और आप देखोगे कि प्रश्न भी जो पिछली जो आपकी जो टेट की एग्जाम हुई, 2 टेट की 2 रीट की, उन एग्जामों में प्रश्न यहाँ से पूछे गए। तो जैसे अब सी टेट का भी एग्जाम होता है तो वहां पर भी इन बुक से ही प्रश्न वहां पर आते हैं। इसके बाद में शिक्षण विधि से संबंधित जो बातें हैं, शिक्षण शास्त्र, ये शिक्षण शास्त्र। अब देखिए अभी जो हमारे MHRD जो मंत्री है श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक, उनका पूरा नाम है, उन्होंने अभी पूरे देश के शिक्षकों के लिए एक ट्रेनिंग का कैंपेन चलाया है। लगभग 48 लाख टीचर्स उसमें ट्रेंड हुए हैं और उस प्रोग्राम का नाम था निष्ठा, NISHTHA, निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी नेशनल का मतलब पूरे भारत के टीचरों के लिए, इनिशिएटिव का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव स्कूल हेड का मतलब जो हमारे प्रधानाध्यापक या हमारे हेड होते हैं स्कूल के, एंड टीचर होलिस्टिक शब्द है जिसमें आता है समग्र। जिस प्रकार आप बात करते हो उसकी, किसकी, जैसे आपके बुखार आ गया, आप डॉक्टर साहब को दिखाने जाते हो और डॉक्टर साहब आपको दवा के साथ, आपकी जो बुखार की गोली के साथ एक एंटीबायोटिक गोली और देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक गोली सभी रोग में काम करती है, उसको बोलते हैं मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, इसलिए उसको बोलते हैं समग्र। यानी इसको होलिस्टिक एडवांसमेंट का मतलब होता है कि पूरे देश के शिक्षकों के लिए ये कैंपेन चला। इस कैंपेन के लिए एक निष्ठा ऐप, ये लिखोगे आप और उसके आगे गूगल प्ले स्टोर पर निष्ठा ऐप मिलेगा, और इस निष्ठा ऐप को डाउनलोड करके वहां पर आपको शिक्षण शास्त्र, जैसे आपका शिक्षण शास्त्र हिंदी का है तो आप हिंदी की वहां पर पुस्तक डाउनलोड करें, आप SST के हैं तो आप SST की पुस्तक डाउनलोड करें, आप इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश की पुस्तक डाउनलोड करें, आप मैथ्स के हैं तो आप मैथ्स की करें, आप साइंस के हैं तो आप साइंस की करें। यानी ऑल सब्जेक्ट की वहां पर शिक्षण शास्त्र से संबंधित पुस्तकें वहां पर दी हुई है। और पुस्तकों के साथ साथ उन पुस्तकों में क्या क्या है उसकी PPT भी है वहां पर, उसका PDF भी है वहां पर। अगर फिर भी आप उससे समझ नहीं पा रहे हो तो वहां पर NCERT के जो हमारे प्रोफेसर्स लोग हैं, उन प्रोफेसर लोगों ने उन जो पुस्तकों के बारे में बहुत सरल तरीके से हिंदी और अंग्रेजी, आप चाहो अंग्रेजी लैंग्वेज में, आप चाहो हिंदी लैंग्वेज में, आप वहां पर आसानी से आप समझ सकते हैं, तो इनका उपयोग करें। और शिक्षण शास्त्र में आपकी जो BEd या STC में, BSTC में या BEd में आपकी जो शिक्षण शास्त्र की जो पुस्तक है, कोई सी भी एक पुस्तक होनी चाहिए आपके पास ऑथेंटिक राइटर की, वो आप यहाँ पर लें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगले जो पुस्तक चयन की जो श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं, हमारे जो इसके अंदर आता है कंपटीशन में, चाहे किसी का भी हो, रीट टेट रीट का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आपका RS का हो, चाहे लेवल 2 का हो, कोई सा भी हो, सब में आता है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो हम वही हमारी गाइड, चाहे कोई सी भी गाइड हो, हम गाइड से पढ़ते हैं। मेरा ये मानना है आप गाइड का, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाइड नहीं रखो, आप गाइड रखें, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं उसको आप अपनी कॉपी में लिखें। आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में एक पार्ट संविधान का है, या तो कक्षा 11 में मिलेगा या कक्षा 12 में मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसको अपन को बिल्कुल आत्मसात करना है। इसके बाद में आप पुस्तक आती है 2, एक तो M लक्ष्मीकांत की आती है और एक आती है DD बसु की, DD बसु की पुस्तक आती है। ये इसकी थोड़ी भाषा कठिन है तो आप इसको नहीं खरीदे, इसको ले लें, M लक्ष्मीकांत को। और कक्षा 11 और कक्षा 12 की पुस्तक में एक भाग तो सिद्धांत का, पॉलिटिकल साइंस का, और एक भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप इससे आप तैयारी करें।
आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद में आता है आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले नोट करवा दी, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो ई बुक हो, चाहे आपके पास उसकी हार्ड कॉपी हो। तो आप कक्षा 6 से 12 तक, यानी 6 से 10 तक को तो हम एसएसटी बोलते हैं। एसएसटी की पुस्तक के अंदर बहुत सारा कंसेप्ट आपको इंडियन हिस्ट्री का मिलेगा। और कक्षा 11 और कक्षा 12 की, 11 व 12 की, चाहे आप आरबीएससी के लें चाहे एनसीईआरटी के लें, मैंने दोनों पुस्तकों को आपको रेफर किया है वहां पर, इन दोनों पुस्तकें हो। इसके बाद में भी अगर इनसे भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप प्राचीन भारत के लिए केसी श्रीवास्तव, मध्य भारत के लिए या मध्यकाल के लिए, मध्य भारत लिख देता हूं, मध्यकाल के लिए आप सतीश चंद्र की पुस्तक लें। और आधुनिक भारत के लिए आप लें यशपाल ग्रोवर। ये तो वे आपका भारत का इतिहास। इसके साथ ही ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम और जुड़ा हुआ है, तो ये लिखेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये आप विपिन चंद्र का लें, इनसे बाहर प्रश्न जाते नहीं है। आप अगर इन सब चीजों को अच्छे से देख लोगे, मेरा ही मानना है कि अगर इतना ही आप पढ़ लोगे तो आपका रेट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का काम हो जाएगा। लेकिन हमें तो ऑथेंटिक बुकों के साथ आना है, तो आप प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि आप कंपटीशन वाले विद्यार्थी हैं, आपको ये तो ये नहीं कि आपको राजस्थान पुलिस का या बीएसटीसी का कंपटीशन देख के घर बैठना है, आपको बड़े कंपटीशनों में जाना। तो ये पुस्तकों को मैंने आपके लिए रेफर किया है, आप इन पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा इसी इतिहास पोर्शन में राजस्थान का इतिहास हो रहा है, राजस्थान का इतिहास, ये आता है शर्मा एंड पावर। ये पुस्तक आप खरीदें, बहुत अच्छी पुस्तक है। और इस पुस्तक को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका राजस्थान का इतिहास से संबंधित चाहे कौन सा वंश हो, चाहे चौहान वंश हो, चाहे आपका गुहिल वंश हो, चाहे कहीं कोई सा भी वंश हो, उसके प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था या राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आपको पुस्तक लेनी है वह प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक बिल्कुल इसी वर्ष का मतलब है, जैसे हम खरीद रहे हैं तो आप 2020 के नाम से वो विशेषांक आएगा, आपको ये विशेषांक ले लें। इसके बाद में अगला हमारे चलता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आप चतुर्भुज मामोरिया का खरीदे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें से जो भी पार्ट है इससे आप तैयार करें, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होगा। और बाकी देखो हमारे जो एसएसटी की पुस्तक है 6 से लेकर 10 तक की, वहां पर भी भूगोल के बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको भी आपको देखना है। और उन टॉपिकों को आप विस्तार रूप में अगर जाओगे तो आप इस पुस्तक का उपयोग करें। और इसके अलावा जैसे राजस्थान का भूगोल आ गया, राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान के भूगोल के लिए आप उसकी आती है भल्ला वाली पुस्तक, भूगोल वाली खरीदे, मोटी वाली नहीं, केवल भूगोल वाली खरीदे, तो आप भारत और राजस्थान के भूगोल को यहाँ पर अच्छे से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की ओर। करंट अफेयर की बात करें तो आपका जो सबसे पुरानी आपको लगती है कि क्रॉनिकल तो हमारे पास होनी चाहिए, एक तो क्रॉनिकल है, ये अपने अंतरराष्ट्रीय क्रॉनिकल भी आने लगे, उसको भी आप खरीदें, क्रॉनिकल में। क्रॉनिकल के बाद में एक दृष्टि की आती है, दिल्ली से पब्लिश होती है, मासिक है, ये दोनों ही मंथली आती है। एक आपकी क्षेत्रीय कोई सी भी ले लें, बहुत सारी आती है क्षेत्रीय, लेकिन उसमें ये जो
आपके जो ये ध्यान रखना आपको कि वो उसमें अशुद्धि नहीं हो। इसके बाद में जो मुख्य है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में आपके ये 2 पेपर तो आते ही हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका आती है, भास्कर आता है, दैनिक नवज्योति आती है, पंजाब केसरी आता है। इसके अलावा आप ई कंटेंट का उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। ई कंटेंट का मतलब होता है आप आपके मोबाइल या लैपटॉप में आप जो राष्ट्रीय अखबार है उनको पढ़ें। अखबारों को पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप अंदर खबरें पढ़ रहे हो, आप उसके जो लेख आते हैं अंदर, पत्रिका में भी एक लेख आता है, भास्कर में भी आता है, इधर से जितने भी आप इंडिया टुडे की बात करेंगे, आप जैसे अमर उजाला की बात करेंगे, आप बहुत सारे अखबार हैं जो राष्ट्रीय वाले हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे विशेषज्ञों के लेख आते हैं। आप उस लेख को बिल्कुल बहुत ऐसे पढ़े जैसे हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। जैसे अर्थव्यवस्था का लेख आ गया तो अर्थव्यवस्था के बारे में वहां पर डिटेल से वो आप बात करेगा, तो आप उसको आप लिखें। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि भाई अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है, क्योंकि पेपर का जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल वर्तमान समय से होता है, ये मान के चलें आप। और इसके बाद में आपने न्यूज़पेपर पे बात कर ली। न्यूज़पेपर पे बात करने के बाद हमने आपको बता दिया कि ये आपको क्रॉनिकल, दृष्टि और जो आपका क्षेत्रीय रूप में जो आपके पास जैसे बहुत सारी आती है मैगजीन्स आती है, मंथली आती है, वो आप लें, क्योंकि उसमें आपको राजस्थान का मिलेगा। क्रॉनिकल बहुत छोटी आती है इसलिए। इसके बाद में करंट अफेयर के बाद में हमारा आता है जैसे लेवल फर्स्ट में जो गणित जिसकी आनी है, या लेवल सेकंड में जो गणित की बात कर रहे हैं, तो गणित के लिए मैंने आपको बताए रखा है जो L1 के विद्यार्थी हैं वो तो कक्षा 1 से 10 तक कि आपको गणित लेनी ही लेनी है। तो गणित इन पुस्तकों के अलावा जो L2 वाले हैं वो 12वीं तक ही खरीदे हैं। हालांकि 12वीं तक का सिलेबस उनमें है नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी आपके पास कोई 1-2 टॉपिक जो है उस वहां से तैयार करें। इसके अलावा क्योंकि L1 में अंकगणित का भी पोर्शन है और बीजगणित का भी पोर्शन है, तो अंकगणित चूंकि बहुत कम है हमारी पुस्तकों के अंदर, तो आप या तो उसकी खरीद लें RS अग्रवाल की जो अंकगणित आती है, जो न्यू वाली खरीदे हैं, क्योंकि न्यू वाली में बीजगणित भी जुड़ी हुई है और आपकी रेखा गणित भी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर गणित का काम आपका हो जाएगा। इसके बाद में आप और भी बहुत सारी पुस्तकों को आप आपके पास रख सकते हैं, लेकिन जो जो मैंने पुस्तक आपको बताता जा रहा हूँ उन पुस्तकों को आप गौर से समझना, क्योंकि आपके पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक भी पुस्तक ऐसी आपको नहीं बताई जो कि ऑथेंटिक नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो मुख्य बात है, वो मुख्य बात ये है कि हमारी जो सरकार है राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी पुस्तकें समय समय पर सभी विभाग प्रकाशित करते हैं। जैसे आप शिक्षा विभाग की रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, BSTC की बात कर रहे हो, तो आपको राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें, जैसे अभी पहले पुस्तक शिविरा पुस्तक आती है, तो शिविरा पुस्तक के अंदर पूरे साल भर का एक महीने की पुस्तकें आती है, वो एक महीने में एक पुस्तक आती है, और आपके गांव के अंदर जो सीनियर विद्यालय हैं, 10वीं के विद्यालय हैं, वहां पर वो पहुंचती है। आप वहां पर उन लाइब्रेरी का उपयोग करके उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। उन पुस्तकों से प्रश्न लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं, ये भी कन्फर्म मान के चलना। जैसे आप कहोगे कि सर हमें तो वो चाहिए RT वाला रूल चाहिए, या हमको तो वो चाहिए NCF 2005 वाला चाहिए, ये सारे के सारे जो राजकीय विद्यालय हैं वहाँ पर उनकी लाइब्रेरी के अंदर जो राज्य सरकार के विभाग द्वारा छपी हुई पुस्तकों के द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से आपको वहाँ पर मिलेगी, तो आप वहाँ पर इसका उपयोग करें। राजस्थान सरकार के द्वारा शिविरा की काफ़ी पुस्तक है। जैसे आप पुलिस की भर्ती में जा रहे हो तो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर भी बहुत सारी बुकलेट जारी होती है, तो उन बुकलेटों को पढ़ें, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो तो उस क्षेत्र की आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। जब जाके आप जिस तैयारी को कर रहे हो वो तैयारी आपकी 100% सफल होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आप जिस साधना के लिए जुट गए, आपने पूरा आपकी एक लाइब्रेरी पूरी सजा ली, और लाइब्रेरी आपके पास पूरी होने के बाद उसकी आपको योजना यानी प्लानिंग के तहत आपको काम शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए
आपके कौन कौन से चरण हो सकते हैं। सबसे पहला आपका जो चरण है कि आप रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे आपकी स्टडी बिल्कुल होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे का समय आपके पास पढ़ाई का होना चाहिए। और जब आप 10, 5, 15 दिन पढ़ोगे तो ये समय आपको बहुत कम लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम नहीं पढ़ते हैं तो 6 से 8 घंटे बहुत लगते हैं, और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये समय आपको बहुत छोटा नजर आने लग जाएगा और आप इसको धीरे धीरे बढ़ाओगे। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि हम खूब पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट जो हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं आता। उसके पीछे पीछे सीधा रीजन ये है कि हम 10 घंटे एकाग्रचित होकर हम साधना नहीं कर रहे। जब एकाग्रचित होकर साधना नहीं होगी तो आप 10 या 20 घंटे पढ़ लो, 24 के 24 घंटे पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आपने 6 घंटे पढ़ी है, लेकिन 6 घंटे आप साधना के रूप में पढ़े। आपको लगा कि मैं 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ा रहा, मुझे बोरियत होने लगी, तो आप बहुत अच्छा सा एक संगीत सुने, आपको जो अच्छा सॉन्ग लगता है उसको आप सुने, जिससे कि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग फ्रेश होगा। फिर आप आपके कार्य में लग जाए, चाहे कॉफी ले, फिर आपके कार्य में लग जाए। तो इस तरह की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप चल रहा है आपका, यूट्यूब चल रहा है आपका फेसबुक चल रहा है, तो फिर वो आपका जो मन है, ये मन आपको आपकी तैयारी से क्या करेगा, दूर करता हुआ चले जाएगा। तो साधना के लिए आपका जो मन है वो क्या होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए। जब जाके आप अपने जो 6 से 8 घंटे का जो समय है, जो प्रारंभ में मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय तक आप पहुंच जाओगे। इसके बाद में आपके पास योजना होनी चाहिए। अब योजना भी कैसी, वार्षिक तो हम बना नहीं सकते क्योंकि वार्षिक बहुत लंबा होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो बात की है वहाँ पर हम राजस्थान पुलिस और पटवारी, बीएसटीसी और रीट की बात कर रहे हैं। जब हम आरएएस या उससे अपर लेवल की जो एग्जाम की जब बात करते हैं तो आपको पूरे साल का प्लान चाहिए। आपने हमारी जो रीट की और राजस्थान पुलिस की जो बात करेंगे वहाँ पर आप मंथली, मासिक योजना आप रोजाना बनाएं। आपके पास सबसे पहले पूरा उस जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपके पास सिलेबस है। उस सिलेबस को आप बिल्कुल आपके जो टेबल है जिस पे पढ़ते हैं उस टेबल पे लगा लें। एक सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए हमेशा, और उस सिलेबस से आप यह डिसाइड करें सभी पार्ट बांट के। जैसे आप L2 संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो हमें संस्कृत में 1 महीने में यहाँ तक पहुँचना है, हिंदी में 1 महीने में यहाँ तक पहुँचना है, आपका जो मनोविज्ञान उसमें यहाँ तक पहुँचना है, जीके के जो 4-5 पोर्शन है, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, आपकी राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, तो वो आप छोटे छोटे टुकड़ों में आप उन भागों को क्या कर लें, बांट लें। आपने बांट लिया, आपने साप्ताहिक योजना बना ली। साप्ताहिक योजना के बाद साप्ताहिक योजना से पहले आप बनाओगे मासिक योजना। मासिक योजना बनाने के बाद में आप साप्ताहिक योजना, और साप्ताहिक योजना के बाद में आपके पास प्रतिदिन का टाइम टेबल होना चाहिए। आपका समय विभाग चक्र आपके पास होना चाहिए। आपको सुबह 4 से लेकर रात 10 तक जब आपका पूरा जो टाइम टेबल है वो आपके पास होना चाहिए कि मुझे 4 से लेकर रात के 10 बजे तक क्या क्या प्लान करना है। तो इस तरह का प्रतिदिन का प्लान। आप उल्टे भी बात करें, प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक, चाहे आप इसको सीधा बात करें, आपके पूरा मंथ का पूरा प्लान आपके पास हो, सप्ताह का पूरा प्लान आपके पास हो, और प्रतिदिन का प्लान है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये सारे के सारे आपके 100% आप इनको कर जाओगे। तो इसमें आपके पास समय विभाग चक्र में मैंने आपसे बता दिया पहले कि कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पर डे स्टडी करनी है, और आपने प्रतिदिन 7 दिन की योजना बना ली, आपने 1 महीने की योजना बना ली, 1 महीने की योजना को 4 भागों में बांट लिया, फिर 7 दिन की योजना पर आप प्रतिदिन काम कर रहे हो। 7वें दिन जब वहां पर पहुंचते हो, आपने जो जो खंड आपने बांटे हैं, आप उन खंड पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर क्या करें, अभ्यास करें। कौन से प्रश्नों पर? वस्तुनिष्ठ पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आप इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद में जब आप सीरीज करोगे उन पाठों से संबंधित,
तो आपने जैसे 50 प्रश्नों में आपने 30% सही किए और 20% आपने रॉन्ग कर दिए, गलत कर दिए। तो इन 20 प्रश्नों पर आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। क्या करना है आपको? चिंतन करना है कि मैंने कहाँ गड़बड़ की या मेरा फेलियर पॉइंट बिंदु कहां पर रहा। तो आप चिंतन करोगे, तो चिंतन करके, चिंता नहीं करनी, ये ध्यान रख लेना, आपको चिंतन करना है। और चिंतन करके उन 20 प्रश्नों को वापस आप आपकी अगले जो 4 आपकी जो योजना है साप्ताहिक योजना पे, उस 20 प्रश्नों का जो फेलियर हमारा रहा वो अगली साप्ताहिक योजना में ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो, मैं तो 7 दिन पढ़ा और आपने तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए कह दिया मेरे से। अरे भाई, जब तक हम हमारा अचीवमेंट कब जानोगे? जब आपके पास आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब आएगा? जब आप प्रश्नों को करोगे। दुनिया भर की टेस्ट सीरीजें मार्केट में उपलब्ध है। आपने जो जो पाठ पढ़े उसकी वस्तुनिष्ठ आपके पास है, ई कंटेंट के रूप में हजारों पड़ी हुई है। आप उसमें प्रैक्टिस करें और स्वयं आकलन करें। जब आप खुद अपना आकलन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ये जो 20% जो छोड़े हैं, यानी मेरा जो गलत हुए हैं, इस पे चिंतन करके और इसकी पुनः स्टडी करें तो जो प्रश्न गलत हुए हैं वो आपके जीवन में प्रश्न गलत नहीं होंगे अगर आपने चिंतन किया तो। इसके बाद में आप मासिक पे आ जाओगे, साप्ताहिक को 4 जब साप्ताहिक टेस्ट देते आओगे तो ऐसे इसमें 30 निकला, हो सकता है अगले में 15 निकले, हो सकता है अगले में फिर 30 निकल जाए। ऐसे आपके पास फेलियर बिंदु कम से कम आपके पास 80 प्रश्नों का जोड़ा आपके पास मिल जाएगा। और उन 80 प्रश्नों के जोड़ों को आप जब मंथली योजना में, जब अगली मंथली योजना में डालोगे तो आपकी जो टॉपिक है, आपका जो पार्ट है, उस पार्ट में आप गलती करोगे, ये पक्का मान के चलना। तो इस तरीके से आपको, देखो मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज किया, आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपने अपने हिसाब से प्रश्न रखें। जब आप मासिक जो टेस्ट दोगे, जब मासिक योजना के अंदर जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तो उसमें आपको जो 50% रखने हैं, 50% सभी तरह के होने चाहिए। आपको मिलान वाले भी होने चाहिए, सीधे वाले भी होने चाहिए, आपका मैप से संबंधित भी होने चाहिए, आपका करंट अफेयर भी होना चाहिए। जो आपने पूरा 1 महीने की जो प्लान बनाई है, पूरा प्लान आपके यहाँ पर होना चाहिए। और जो हमारा फेलियर है, वो फेलियर हमारा उसके अंदर किसमें शामिल होना चाहिए? अगले मंथ की योजना में। आगे बढ़ते हैं। हमने हमारी पूरी योजना पे बात की, हमने आपको पुस्तकों के बारे में भी बताने की कोशिश की। आपके पास, मेरा मानना है, पहले से भी पुस्तकें होंगी जो तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, तो इन पुस्तकों को सेट तो आपके पास होना ही होना चाहिए। फिर भी आपको और पुस्तकों की आवश्यकता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो सब व्हाट्सएप से, और मैं आपके लिए और पुस्तकों के नाम आपको सुझाऊंगा। आप इस तरह की पुस्तकें खरीदें। गाइड, आप कई बच्चे से कहते हैं सर हमको तो गाइड तो कम से कम चाहिए। आप एक गाइड खरीदे ना, लेकिन गाइड को आप उसमें एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं माने। एग्जाम के लिए तो आपको ऑथेंटिक बुकें ही पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि हमारी और क्या रणनीति होनी चाहिए किसी भी कंपटीशन के साथ हमको जाने के लिए। तो सबसे पहली जो योजना है, वो योजना ये होनी चाहिए कि आपका एक गुरु होना चाहिए। गुरु से तात्पर्य, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर गुरु, आप प्राचीन भारत में चले जाएं, आप अभी भी चले जाएं, हम विद्यालय में जाते हैं, हमारे गुरुजियों से हम पढ़ते हैं, तो आपका एक बिल्कुल एक गुरु के रूप में एक आदर्श व्यक्तित्व आपके साथ होना चाहिए। वो आपको गाइड करे, और गाइड भी इस तरह करे कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तो ये गुरु का कंसेप्ट आपके पास मस्ट होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए। आपने वहां पर एकलव्य का उदाहरण दिया था, देखा था आपने, वहां पर भी गुरु ही थे। वो कौन? उनके गुरु। और गुरु ने जब उनसे मना किया तो उन्होंने एक पुतला बना लिया। वो पुतला क्या है? एक ऐप है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं, तो वो ऐप के माध्यम से, ऐप क्या है? गुरु है उनका, तो उसके माध्यम से वो अपनी क्लासों को सुचारू रूप से जारी कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, जो हम पढ़ते हैं उसको स्मरण करना है। जैसे आपने सुबह से शाम तक कोई चीज पढ़ी तो आपको पूरी बातें आपको स्मरण करनी है, रिकॉर्ड करनी है शाम को।
आप जब शाम का आधे घंटे का समय होता है लास्ट का, तो पूरा रिकॉल करें कि मैंने सुबह क्या पढ़ा, दिन में क्या पढ़ा, रात्रि को क्या पढ़ा। जब आप रिकॉल करोगे तो आप जो बातें भूल चुके हैं वो वापस आपके दिमाग में आ जाएगी। इसके बाद में जैसे एग्जाम है, एग्जाम के जैसे 4 महीने एग्जाम के रह गए, तो 4 महीने जब एग्जाम के रह गए तो आप अपने आप को बिल्कुल घर में कैद कर लें। आपको कहीं कोचिंग या कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने बाहर जाना चालू रखा तो आपका समय बहुत खराब होगा। जो परीक्षा के 4 माह पहले आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, आप स्वयं पढ़ें। और सेल्फ स्टडी में भी आपके पास तो बहुत सारी लाइब्रेरी इकट्ठी हो गई। अब 4 महीने में एक प्लान बनाए कि मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा, तो आप एक पुस्तक को बिल्कुल आप आधार बना लें और उस पुस्तक के माध्यम से आप उसको बिल्कुल पढ़ें। एक नहीं 10 बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। और एग्जाम के जो लास्ट के जो 2-3 महीने बचते हैं वहाँ पर आप पढ़ने की कैपेसिटी को बढ़ाएं। आप ज़्यादा पढ़ेंगे, आपने जैसे 6 से 8 घंटे का कंसेप्ट लिया, 10 से 12-15 जितनी भी आप में कैपेसिटी है, और जहाँ पर भी आपको लगे कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, आप सॉन्ग सुन लें। आपको लगता है मुझे डांस करना है तो आप सॉन्ग चला के आप डांस कर लें। आपके दिमाग को क्या करना है, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर जुड़ जाना है उनको, तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पे प्राप्त करोगे। सेल्फ स्टडी में आप क्या करें, आप पढ़ रहे हैं, मैंने कई विद्यार्थियों को देखा वो पढ़ते हैं, किताब ले ली और वो शुरू हो जाते हैं टेबल पे। नो, ये पैटर्न गलत है। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और आपकी जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हो वो होना चाहिए। वहां पर आपको लगा ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण, आप उसमें लिखें। और वो कोई अटपटा है तो उसको 5 बार लिखें। तो आप बार बार लिखकर अगर आप उसको पढ़ोगे तो 100% आपको याद होगा। अब विज्ञान के जो जितने भी विषय हैं वहां पर तो आप देखते हैं, चाहे बायोलॉजी का चैप्टर हो, वहां पर भी आप लिख के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए उनके कंसेप्ट क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। हम जितने भी बिंदु आए उसको लिख के हम बिल्कुल अच्छे से करें। आप देखिए कई बालकों की समस्या है कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें गणित आती है। आपकी रीट लेवल फर्स्ट की बात कर लो, वहाँ पर भी आती है। आप पटवारी की बात कर लो, बीएसटीसी की बात कर लो, किसी भी एग्जाम हो लगभग मैथमेटिक्स तो आती है और वो कठिन आपको लगती है, तो आप उसकी कठिनाई पर नहीं जाए। मैथमेटिक्स का एक नियम है कि जब आप कोई भी पार्ट पढ़ रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स नजर आनी चाहिए। जैसे मैंने आज आपको सर्किल पढ़ाया, सर्किल की मैंने आपको परिभाषा दे दी, तो भाई इस तरीके से एक होती है, और ये जो भी उसकी परिभाषा मैंने दे दी। तो आप जब घर पे जब सोचोगे, आप रसोई में गए तो आपको दिमाग में सर्किल का एक पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको दिखना चाहिए सर्किल आपके घर में। जैसे आप लेट रहे हो तो पंखा जब घूमेगा स्पीड से तो आपको सर्किल दिखना चाहिए। आपने जब बात की आप रोटी खा रहे हो, तो रोटी जब आपकी माँ ने या पत्नी ने या बहन ने जब आपके पास परोसी तो आपको वो दिखना चाहिए कि सर्किल आ गया मेरे पास। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, छोटे बच्चे ने वो फिरकनी चला दी तो उसको दिखना चाहिए क्या है, ये सर्किल है, ये थाली आ गई सर्किल है। जब तक आपको दिखना शुरू नहीं होगा, जब तक आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। तो चाहे कोई से भी विषय हो, मैथमेटिक्स ही नहीं कोई से भी विषय हो, आपको दिखना चाहिए। इसी तरह आगे जो कंसेप्ट है हमारा, हम देखो बिल्कुल जब काम करते हैं पूरे महीने का या साल भर की जब प्लान करते हैं तो वहाँ पर हमको रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। और आप रेस्ट भी करें और खाने पीने पर भी विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसके बाद में जो भी आपने पढ़ा है उसकी आपको तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि जैसे आपने 1 महीने में पढ़ा तो उसकी टेस्ट सीरीज करें। आपने 3-4 महीने में, लास्ट के 3-4 महीने में कम से कम आपको 50 टेस्ट सीरीज कर लेनी है, ये मान के चले आप। और जब टेस्ट सीरीज आपकी 50 टेस्ट सीरीज कर दोगे तो 51 नंबर की जो एग्जाम देने के लिए आप टेस्ट सीरीज जो आपको पेपर मिलेगा ना, वो आपको टेस्ट सीरीज जैसा ही लगेगा कि सर ने कहा था ये 50 की क्या हो रही है, ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 का प्रश्न आ गया, टेस्ट सीरीज नंबर 29 का आ गया, टेस्ट सीरीज नंबर का उसका आ गया 41 का आ गया। तो इतने टेस्ट सीरीज जब करोगे तो उसके जो फेलियर्स पर आप जब रिसर्च करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है।
और जैसे आपके जो 2 डेट हो गए, जैसे 2011 को हुआ, 12 को हुआ, रीट होगी 2015 और 17 की, और भी जो हुई है एग्जाम, जिसकी भी, जैसे आप राजस्थान पुलिस पे जा रहे हो तो जो जो भी एग्जाम पहले हुई है, पटवारी की है तो पहले की एग्जाम जो हुई है, उन सारे पेपरों को जो भी एजेंसी कराती है, जैसे आरपीएससी कराती है तो आरपीएससी की वेबसाइट पर सारे ओल्ड पेपर वहां पर रखे हुए हैं। उन ओल्ड पेपर को आप निकालें और निकाल कर उस पर याद नहीं करें, उस पर एक रिसर्च करें कि भाई ये राजस्थान की जलवायु से प्रश्न कहाँ से दे रहा है, 3 पेपरों में हिस्ट्री से कहाँ से आ रहा है पेपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से प्रश्न आ रहा है, मैथमेटिक्स से कहाँ से दिया है, हिंदी से कहाँ से आया, संस्कृत से कहाँ से आया, तो जब जाके आपके मस्तिष्क में पूरे पेपर की आउटलाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से जो पुराने जो अपने जो पेपर हैं उनको भी आपको अच्छे से बिल्कुल देखना है। और आपको आपका जो धर्म है, धर्म से तात्पर्य आप विद्यार्थी हो, और आपका जो धर्म है विद्यार्थी धर्म है, आप विद्यार्थी जीवन में जी रहे हो, उसको 100% ईमानदारी से जीना है। कई क्या करते हैं, दिखावा करते हैं अपने मित्रों के साथ, कहते हैं देखो मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ और ये हर इतने बजे पढ़ता हूँ, मैंने पता उसको फोन बज रहा है, मित्र का फोन है, वो नहीं उठाता है, वो ड्रामे करता है भाई मैं तो क्या है कि बहुत पढ़ता हूँ, मुझे दिखावा करते हैं। आप दिखावे पे नहीं जाए, अपने विद्यार्थी धर्म को ईमानदारी से 100% आप पालन करें। ईमानदारी से जो कार्य करते हैं उनका कार्य 100% सिद्ध होता है। तो ईमानदारी के साथ अपना जो जिस क्षेत्र पर आप जो काम कर रहे हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो उस पर आप काम कर रहे हो, तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद में मैं अंतिम में अपनी बात कहूंगा आपसे कि आप एक ही नाव में सवारी करें। कई मैंने स्टूडेंट देखे हैं, आरएस की भर्ती आती तो आरएस का फॉर्म भर देते हैं, पटवारी की आ गई तो पटवारी की में भी बैठ जाते हैं, और राजस्थान पुलिस का आ गया तो राजस्थान पुलिस में बैठ गए, रीट में आ गए तो रीट में बैठ गए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आप 2 नाव में अगर सवारी करोगे तो फिर आपकी सवारी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों नावें समांतर कभी भी नहीं चल पाएगी। एक हवा का झोंका आ गया तो वो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर देख लो क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कुछ बातें इस जो मैंने आपको एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैंने आपको बताई है, उस प्रोग्राम में कौन कौन सी बातें आप तक होनी चाहिए वो मैंने देने की कोशिश की है, और मेरा ये प्रयास है कि आप तक सारी मैसेज, सारी अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचे, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि एक गाइड ले जाते हैं, उस गाइड के भरोसे वो परीक्षा में चले जाते हैं। नो, आप गाइड के भरोसे नहीं जाओ, आप कोचिंग के भरोसे नहीं जाओ, क्योंकि कोचिंग आपकी गाइड ये केवल आपको रास्ता दिखाती है बस। तैयारी करने के लिए आपको ऑथेंटिक बुकें आपके पास होनी चाहिए। अभी वर्तमान समय में ये इंटरनेट का महत्व ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि तैयारी करने के लिए भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम हमारी गुरुजियों के घर भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसको आप आदर्श मानते हो, जिससे आप पूछते हो, अपने कंसेप्ट क्लियर करते हो। तो सबसे बड़ा जो अभी इसका उपयोग है, इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ें, लेकिन आप फेसबुक को हटा दें, आप व्हाट्सएप को कम से कम प्रयोग में लें, आप ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर कई ऐसे स्टूडेंट जो सारे दिन लगे रहते हैं उसमें, तो आप उसको एक तरफ रखें। केवल आपका एक समय फिक्स कर लें कि मुझे इस समय न्यूज़पेपर के लिए मुझे इस मोबाइल का उपयोग करना है, या मुझे कोई न्यूज़ देखनी है, क्योंकि आपको करंट अफेयर के रूप में आप कोई सा भी एक राष्ट्रीय चैनल, उसमें आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्लेषण से संबंधित जो खबर आती है उसको आप पढ़ें और देखें, उसके लिए उपयोग करें, मोबाइल को कम से कम प्रयोग में। ये मेरा मानना है, और मैंने जो बात बताई है मैंने कोशिश की, मैं अपने आप 100% ये नहीं कह सकता कि मैंने कह दिया जो शाश्वत सत्य है। मेरा ये मानना है कि जितने भी मैंने टॉपर्स यूपीएससी के, आरपीएससी के जो अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं, उनकी मैंने रायों को मिलाकर आपके सामने पेश की। तो आपको जो जो मैंने बात बताई उस पर आप गौर कर लोगे तो आप लक्ष्य बिल्कुल आपको प्राप्त होगा, ये मान के चलें। और ऐसी अगर आप भावना रखोगे
अपने विद्यार्थी धर्म को 100% ईमानदारी से पालन करोगे तो आप निश्चित तौर पे सफल होगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये छुट्टियों का समय है, सब अपने घर में हैं, तो इस कार्यक्रम के तहत आपको मैं कोशिश करूँगा आपके साथ होमवर्क करने की, और जिससे कि आप लोग सफल हों। आज आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा हो, आप मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। और ऐसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले पीरियड में आपसे मिलूंगा। जब तक थैंक यू।